आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया और चाइना का इतना झगड़ा क्यों होता है। बार बार चाइनीज इंडिया की टेरिटरी में क्यों चले आते हैं और मार खाते हैं, मार खाने के बाद चले जाते हैं, लेकिन फिर भी घुस के आते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या कारण है। हर कोई सोचता है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई है। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड देखते हैं। पहला, इंडिया चाइना का क्लैश क्यों होता है। तो जब हम ब्रिटिश के अधीन थे तो उस समय इंडिया का अपना एक अस्तित्व था और चाइना अपना एक अलग अस्तित्व रखता था, लेकिन चाइना का जो भूभाग था वो इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। और इंडिया का जो भूभाग था वो सभी को पता है, बहुत बड़े भूभाग पे इंडिया था। उसी में से आपको पाकिस्तान बना दिया गया, बर्मा को भी बना दिया गया, एक बांग्लादेश भी बना दिया गया। तो इंडिया का भूभाग बहुत बड़ा था। तो इन दोनों, चाइना और इंडिया के बीच में बहुत से छोटे छोटे स्वायत्ता क्षेत्र थे, जैसे कि तिब्बत हो गया, जिनजियांग प्रांत हो गया। ये अपने आप को एक स्वायत्ता क्षेत्र थे उस समय इनके ऊपर किसी का कब्जा नहीं था। तो चाइना ने क्या किया है कि इन सभी देशों के ऊपर अपना अधिकार करके यहाँ पे एक क्षेत्रीय विवाद को पैदा कर दिया है और चाइना अपनी सीमा हमें लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो जो ये क्लैश होते हैं वो क्षेत्रीय विवाद की वजह से हो रहे हैं। अब क्षेत्रीय विवाद क्यों हो रहा है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले विवादित क्षेत्र है हमारा अक्साई चीन। अक्साई चीन में विवाद इसलिए होता है कि अक्साई चीन की जो बाउंड्री है वो चाइना के जिनजियांग और तिब्बत दोनों प्रांतों से मिलती है। जिनजियांग प्रांत में भी चाइना का अधिकार है और तिब्बत में भी चाइना का अधिकार है। और यह जो अक्साई चीन है वो भारत के कश्मीर के भाग का हिस्सा है, जिसे हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। यह सबसे उच्च ऊंचाई पे निर्जर बंजर भूमि वाला जगह है, जहाँ से जिनजियांग और तिब्बत दोनों के लिए राजमार्ग गुजरता है। तो इसलिए अक्साई चीन पे चीन अधिकार करना चाहता है कि चीन चाहता है कि जिनजियांग और तिब्बत दोनों प्रांतों को दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, काट दिया जाए, यहाँ के लिए कोई सीधा सीधा रास्ता बचे ही ना। तो इसलिए चीन हमेशा अक्साई चीन पे अपना दावा करता है और लद्दाख पर अपना दावा करता है, क्योंकि उसे पता है लद्दाख से होकर के इंडिया की फौजें सिर्फ आ सकती है तिब्बत में और जिनजियांग प्रांत में, बाकी कहीं से कोई नहीं आ सकता। ऊपर रूस है, रूस के साथ उसने अपना मैत्रीपूर्ण संबंध रखा है। मंगोलिया है, बहुत छोटा देश है, और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान दूसरी तरफ पड़ते हैं, उनसे उसे किसी चीज़ का खतरा नहीं है। उसे खतरा है तो सिर्फ इंडिया का खतरा है। इसलिए वो बार बार इंडिया की टेरिटरी को वॉयलेशन करता है कि इंडिया को जितना इनसे दूर रखा जाए उतना बेटर है, क्योंकि तिब्बत के लोग आज भी इंडिया को, तिब्बत से अगर पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहता है, चाइना के साथ या इंडिया के साथ, तो वो आज चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। वो स्वतंत्र भी रहना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि कल फिर से चीन आ जाएगा और फिर से उनकी वही हालत हो जाएगी। जिनजियांग प्रांत के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं क्या है। तो ये एक चीनी लिबरेशन आर्मी के द्वारा कंट्रोल क्षेत्र है और ये उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के चौराहे पर स्थित है, मतलब यहाँ से सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता खुलता है। अब इसका थोड़ा क्षेत्रफल समझ लेते हैं और चाइना के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो जो जिनजियांग प्रांत है चीन के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है। जो इसका इलाका है वो 6,20,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसमें लगभग 25 मिलियन निवासी रहते हैं। अब जिनजियांग की सीमा मंगोलिया, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के देशों से इसकी सीमा मिलती है। तो सोचो कितने देशों से इसकी सीमा मिलती है। चीन को अगर सेंट्रल एशिया में जाना है तो अपने जिनजियांग प्रांत से होकर के जा सकता है, लेकिन अगर भारत और जिनजियांग प्रांत को एक स्वतंत्र घोषित कर दिया जाए तो भारत को पाकिस्तान के बजाय जिनजियांग प्रांत से होकर के भारत सेंट्रल एशिया में जा सकता है और अपनी जो भी अपनी व्यापारिक चीज़ें हैं उनको दूर कर सकता है। अभी पाकिस्तान बीच में पड़ता है, हम पाकिस्तान की वजह से हम सेंट्रल एशिया में एंटर नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर जिनजियांग प्रांत एक स्वतंत्र होता तो हो सकता था कि भारत जिनजियांग के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाता और वहाँ से होकर के सेंट्रल एशिया का एक्सेस ले सकता था। लेकिन चाइना नहीं चाहता कि भारत को सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिले, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि उसके मुकाबले में कोई और कंट्री खड़ा हो एशिया के अंदर। तो ये जिनजियांग प्रांत की इम्पोर्टेंसी है, जो इसलिए चाइना ने इस पर कब्जा करके रखा है। दूसरा हमारा जो विवादित क्षेत्र है वो है हमारी मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा को 1914 में 24-25 मार्च को शिमला समझौते के तहत रखा गया था। इसमें जो लाइन बनाई गई थी, बर्मा तक लाइन बनाई गई थी और उसी को माना था। इसमें चीन एक पूरी पार्टी नहीं थी, इसमें 3 पार्टी थी। बर्मा को भी शामिल किया गया था और ब्रिटिश भारत शामिल था। लेकिन बाद में जब चीन में सरकार बननी घोषित हो गई तो सरकार ने इस मैकमोहन लाइन को मानने से मना कर दिया। और इसी मैकमोहन लाइन पर पूरे पे चीन कहता है कि हम इसे टेरिटरी नहीं मानते और ये पूरी मैकमोहन लाइन हमारी अरुणाचल प्रदेश और आसाम उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पड़ती है और इसीलिए यहाँ पे वायलेशन होता है, क्योंकि चीन इसे नहीं मानता है। मैकमोहन लाइन किसने बनाई थी? तो मैकमोहन रेखा ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव उस समय हेनरी मैकमोहन थे, उनके नाम पे इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा रखा गया था।
अब 1962 के युद्ध के क्या कारण बने? तो हुआ ऐसा था कि 1950-51 के करीब तिब्बत को 17 सूत्री समझौते के तहत चीन ने अपने में मिला लिया था, लेकिन धीमे धीमे 1959 के अंदर चीन को ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग विद्रोह कर सकते हैं, तो चीन चाहता था कि इनके जो 14वें दलाई लामा थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जनता को भी ऐसा भ्रम हुआ और दोनों के बीच में संघर्ष होना शुरू हो गया। जनता को लगा कि हमारे दलाई लामा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि संघर्ष शुरू हो गए, छोटी छोटी झड़पें होनी शुरू हो गई। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, 1962 के युद्ध का जो मेन कारण बना था वो हुआ था 30 अप्रैल 1962 के बाद लद्दाख में पूर्व प्रतिबंधित फॉरवर्ड पेट्रोल को फिर से चीन ने शुरू कर दिया। चीन भारत के अंदर आना शुरू हो गया, क्योंकि जो 1959 में दलाई लामा थे वो इंडिया के अंदर आ गए थे। तो चीन को लगा कि इंडिया अगर दलाई लामा का सपोर्ट करेगा तो हो सकता है भविष्य में तिब्बत का भी सपोर्ट करना ना शुरू कर दे। इसलिए चीन ने क्या किया कि आगे आना शुरू किया और इस इलाके में पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी और बार बार सीमा का वॉयलेशन किया, मैकमोहन लाइन रेखा को वॉयलेट करता रहा। तो आगे पढ़ते हैं कि शुरू किया। क्यूबा मिसाइल संकट के बीच चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी प्रयासों को छोड़ दिया। 3225 के साथ विवादित क्षेत्र पर हमला किया। 2004 मील लद्दाख में सीमा और उत्तर पूर्वी सीमा में मैकमोहन रेखा को पार किया। चीनी सैनिकों ने दोनों थिएटरों में भारतीय सेना को पीछे धकेल दिया। पश्चिमी थिएटर में अपने सभी दावा किए गए क्षेत्रों और पूर्वी थिएटर में तवांग ट्रैक पर कब्जा कर लिया। संघर्ष तब समाप्त हुआ जब चीन ने 20 नवंबर 1962 को एक तरफा रूप से युद्ध विराम की घोषणा की और साथ ही साथ अपने दावा किया गया वास्तविक नियंत्रण रेखा को वापस लेने की घोषणा की। चीन जो चाहता है कि हम यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा मानते हैं, उस क्षेत्र को चीन कब्जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये उस समय के हालात थे। उस समय जो भारत की तरफ कोई भी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, कोई भी कंट्री नहीं दे रहे थे, किसी भी कंट्री से कोई मदद नहीं मिली थी। सिर्फ यूएसएसआर था जो इंडिया की मदद करना चाह रहा था, लेकिन वो भी अपने आप में उस समय टूटने की कगार पे था। तो इस वजह से हमारी जो फौजें थी उन्हें मुंह की मतलब हार देखनी पड़ी। कोई अपनी तरफ से हम हेल्प नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि दुर्गम रास्ते थे और इतनी तैयारी भी नहीं थी हमारी फौज की। हमें पता नहीं था कि चीन ऐसे अटैक कर सकता है। इसमें जो यूएस और यूके ने क्या किया, उनका क्या रोल था, तो उस समय भी जैसे जैसे चीन सोवियत विभाजन गहराता गया, सोवियत संघ ने विशेष रूप से उन्नत मेघ लड़ाकू विमानों की बिक्री के साथ भारत का समर्थन करने के लिए एक बड़ा प्रयास किया। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने भारत को उन्नत हथियार बेचने से इनकार कर दिया, जिससे उसे सैन्य सहायता के लिए सोवियत संघ की ओर मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि हम चीन के साथ हम रसिया के साथ इतना क्यों जुड़े हुए हैं, तो इसका कारण है कि रसिया ने हमेशा हमारा कठिन समय में साथ दिया है। चाहे वो बांग्लादेश के समय हमने 1971 में आज़ाद कराया, उस समय भी हमें यूएसएसआर ने मदद की थी। और जो तिब्बत जो हमारा 1962 में युद्ध हुआ था, उस समय भी हमें यूएसएसआर ही मदद कर रहा था। चाइना और ब्रिटेन इन्होंने कभी हमें भारत को मदद नहीं की, क्योंकि ये जानते हैं, इन्हें पता है कि भारत क्या चीज़ है। ये यहाँ पर राज करके गए हैं और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब 200 साल में ये भारत को नहीं बदल सके तो आगे कैसे बदल सकते हैं। और भारत की कैपेबिलिटी पे ये इसलिए उंगली नहीं उठा सकते कि जितनी भी इनकी यहाँ खोजें हुई हैं सब भारत से। मेरा तो यही मानना है कि सब भारत से लेके गए हैं, हमारे ग्रंथों से निकाला इन्होंने सार। जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ बुक थी उन सबको ये ले गए, अपने यहाँ अनुवाद किया और उन चीज़ों पर इन्होंने काम आगे बढ़ाया है और इन्हें सफलता मिलती चली गई है। तो आज भी आप देखोगे ऋषि सुनक जो हमारे वहाँ ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट हैं, तो उनको भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे ये लोग। तो बात तो वही बनती है ना कि ये चाहते ही नहीं है कि भारत कभी आगे बढ़े। आगे अगर बात करते हैं तो आजकल जैसा आप लोगों को पता है कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसमें भी एक्सपेंड करने की बातें चल रही हैं, लेकिन उसको भी ये लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। भारत को सीट देने की बात आती है तो ये पीछे हट जाते हैं, और अगर देना भी चाहते हैं तो बिना वीटो के देना चाहते हैं। तो एक तरफ से तो ये कहते हैं कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन जब वीटो की बात आती है तो अपने आप पीछे हट जाते हैं। भेदभाव तो साफ साफ दिखता है। भेदभाव का कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक एजेंडा चलाते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, लेकिन सबसे ज़्यादा भेदभाव तो इन्हीं के यहाँ पे होता है। दूसरा हमारा जो दूसरा युद्ध हुआ था नाथुला और चाला जगह पर, इसे कभी चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है और दुनिया की नज़रों में भी इसे युद्ध नहीं कहा जाता। ये एक दिन ही चला था, 1967 के बीच भारतीय युद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें सिक्किम के हिमालयी साम्राज्य की सीमा के साथ भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष की एक श्रृंखला शामिल थी। फिर यह भारतीय संरक्षित राज्य था, चांगला में हुआ था। तो नाथुला संघर्ष 11 सितंबर 1967 को शुरू हुआ था, जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने नाथुला में भारतीय चौकी पर हमला किया और 15 सितंबर 1967 तक चला। अक्टूबर 1967 में चोला में एक और अन्य सैन्य द्वंद्व हुआ, उसी दिन समाप्त हो गया।
स्वतंत्र स्रोतों के अनुसार, अज्ञात स्वतंत्रों के अनुसार पता चला है कि निर्णायक सामरिक लाभ हासिल किया और चीनी सेना के खिलाफ अपनी पकड़ बनाने और पीछे धकेलने में कामयाब रहा। भारत ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था हमारी सेना ने, और चीनी सेना को पीछे ढकेल दिया था, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। नाथुला में कई PLA किलेबंद को नष्ट कर दिया गया था और जो चीन के जितने भी बंकर थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। तो वहाँ पर वो चीन हारा था, लेकिन इस युद्ध का चीन कभी नाम नहीं आने देता है। चीन सिर्फ 1962 के युद्ध का नाम आने देता है, क्योंकि बस वो यह दिखाना चाहता है दुनिया को कि हमने भारत को युद्ध में हराया है। अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है चीन। तो जो अरुणाचल प्रदेश की जो लाइन मानी गई वो मैकमोहन रेखा से मानी गई है, और चीन नहीं मानता कि उसे मैकमोहन रेखा को, इसलिए इस पर यह दावा करता है। तो 2006 में भारत में चीनी राजदूत ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश के सभी सैन्य निर्माण के बीच चीनी क्षेत्र हैं। उस समय दोनों देशों ने सिक्किम के उत्तरी सिरे पर 1 किलोमीटर तक घुसपैठ का दावा किया था। 2009 में भारत ने घोषणा की कि वह सीमा पर अतिरिक्त सैन्य बल तैनात करेगा। 2014 में भारत ने प्रस्तावित किया कि सीमा विवाद को हल करने के लिए चीन को एक भारत नीति को स्वीकार करना चाहिए। अब चीन चाहता है कि हम वन चाइना पॉलिसी स्वीकार करें, लेकिन भारत चाहता है कि चीन भी तो एक भारत नीति को स्वीकार करे। लेकिन चीन कभी भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता, क्योंकि वो मैकमोहन रेखा को बाउंड्री नहीं मानता है। तो इस वजह से अरुणाचल प्रदेश और उस साइड ज़्यादातर ये वायलेशन होता है। जैसा कि आपको पता है, जून में डोकला दर्रे के पास डोकलाम पर विवादित क्षेत्र में भारत और चीन के बीच एक सैन्य गतिरोध हुआ। 16 जून 2017 को चीन डोकलाम क्षेत्र में भारी सड़क निर्माण उपकरण लिए और विवादित क्षेत्रों में सड़क का निर्माण शुरू किया। इससे पहले चीन ने डोकलाम पर समाप्त होने वाली एक कच्ची सड़क बनाई थी, जहां भारतीय सैनिक तैनात थे। वे इस बिंदु से जम्मे फेरी रिज पर रॉयल भूटान आर्मी पोस्ट तक पैदल गश्त करेंगे। 16 जून के बाद शुरू हुआ विवाद इस तथ्य के साथ उपजा था कि चीनियों ने डोकला के नीचे एक सड़क का निर्माण शुरू कर दिया था, जिसे भारत और भूटान विवादित क्षेत्र होने का दावा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप निर्माण शुरू हुआ होने के 2 दिन बाद 18 जून को चीन को सड़क निर्माण में भारतीय हस्तक्षेप हुआ। तो आपको पता है डोकलाम विवाद करीब 2 महीने तक दोनों फौजें आमने सामने टिकी रही थी, जो भूटान और भारत और चीन के मध्य एक जगह है। तो वहाँ पर तो ये है चीन की फितरत। उसके बाद में आपको छोटे छोटे क्लेश पता है। तो ये पृष्ठभूमि तैयार हुई है, सबसे ज़्यादा पृष्ठभूमि है। और जो नज़रिया है वो ये देखने को मिलता है कि चीन चाहता है कि उसके क्षेत्र इस तरह से बने कि उन पर कोई अधिकार ना कर पाए, कोई भी उन पर अटैक ना कर पाए। जैसे अमेरिका है, अमेरिका की कोई अधिकार नहीं कर सकता। अमेरिका सबको पता है कि डायरेक्ट फौज अटैक नहीं कर सकती, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। कनाडा उसका मित्र है और मैक्सिको को वो डरा के रखता है। तो इसी तरह से चीन चाहता है कि साउथ चाइना सी की तरफ से हम बात करते हैं तो उधर से तो उसे पानी का क्षेत्र लगता है, उधर से उसे किसी कंट्री का डर नहीं है। एक जापान ही ऐसी कंट्री है जो, लेकिन जापान आर्मी नहीं रखता है, तो मतलब आर्मी नहीं रखता, नेवी और एयरफोर्स का उपयोग करता है। तो उधर से चीन को डर नहीं है। चीन को डर है वो इधर से है कि अगर कभी तिब्बत के लोग इंडिया की तरफ चले गए और कोई ऐसा इंडिया में ऐसा लीडर आ गया जिसका प्यार तिब्बत के लोगों से जुड़ गया, तो कहीं इधर से हमला ना शुरू हो जाए। तो इतनी बड़ी सीमा को चीन कैसे संभालेगा? तो सबसे बड़ा चीन का डर यही है। तो आज के सेशन में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।